हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये फर्स्ट पेपर की पूरी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसका कि ये 16वां वीडियो है, जिसमें कि मैं अगले 20 से 25 क्वेश्चंस के आसपास की ये सीरीज है, जिसमें कि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के मैंने इसमें सेट किए हुए हैं और लगातार ये सीरीज चल रही है। तो जो भी विद्यार्थी एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, वो सब इस मेरी सीरीज के साथ में जुड़ जाएं और लगातार देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। इसलिए ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये लगातार चल रही है। रेगुलर आपको एक वीडियो रोज का मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको सारे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर पे, जिसपे कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड करंट अफेयर्स जो भी सिलेबस अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, तो उसके अनुसार मैंने ये पूरा की पूरी सीरीज बनाई है। तो लगातार देखते रहिए। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 16th वीडियो, जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस मैंने इसमें पूरे एनालिसिस के साथ में रखे हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद में अधिनियम बन जाता है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, जब वह संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है, या फिर जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, या फिर तीसरा सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या फिर जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका पहला वाला फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जब संसद के दोनों सदनों में ये पारित हो जाता है तब ये अधिनियम बन जाता है। यानी कि दोनों सदन कौन से? एक तो अपर हाउस, और अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। और लोअर हाउस कौन सा होता है? लोकसभा। तो इन दोनों हाउस में जब कोई विधेयक प्रस्तुत होता है और पारित होता है, देन उसके बाद में वो अधिनियम बनता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी कि प्रेस में स्वतंत्रता दी गई है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो इसका आंसर कौन सा सही है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19। ये इसका आर्टिकल है जिसके तहत प्रेस को पूरी स्वतंत्रता, पूरी आजादी मिली है, आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? वित्त सचिव, सचिव वित्त मंत्रालय, या फिर सचिव योजना आयोग, या फिर सचिव योजना मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है सचिव योजना आयोग। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रकरण के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है कौन सा? ए 1999 से 2000 तक, या 2000 से 2001, 2002 से 2003, या फिर 2006 से 2007? तो कौन सा आधार वर्ष इसमें माना गया है भारत में स्थिर मूल्यों के लिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1999 से लेके 2000, ये इसका आधार वर्ष मानकर, ठीक है ना, जो जीडीपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसका आधार मान के इस पे पूरा का पूरा मूल स्थिरता पर कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है? उसका मतलब है क्या है? ये ऑप्शन आपके सामने। बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता, पूंजी परिसंपत्ति जो कि प्रयोग नहीं होती, या फिर वसूली नहीं होती, या फिर कम ब्याज वाले ऋण। गैर संपत्ति यानी कि गैर निष्पादित, यानी कि एनपीए। एनपीए जो होता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, उसको बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। तो उसकी क्या वसूली नहीं हो पाती है, उसको कहते हैं ये। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको की फुल फॉर्म जिसका इंग्लिश में बोला जाता है जिसको। अगला क्वेश्चन आ गया, स्वाधीन भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित हुई थी वह कौन सा वर्ष था? 1917, 1948, 1951 या 1956? तो कौन सी थी पहली औद्योगिक नीति जो कि
स्वतंत्र भारत में इसकी शुरुआत की गई थी, तो वो हुई थी 1948 में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग। भारत में रुपए का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वह वर्ष कौन सा था? 1949, 1966, 1972 या 1990? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो आंसर है सही वो है 1949। डिवैल्यूएशन 1949 में शुरू हो गया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, अवमूलन जिसे को हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा दायित्व ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत ग्राम सभा में नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसमें से कौन सा आंसर सही है? ये डी है। ठीक है ना, इसको ए मत मानिएगा, ये डी है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी वाला। बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कार के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करना और उसकी प्राप्ति की तिथि अंकित करते हुए जारी करना, ये जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत में ग्राम सभा में नहीं आता, बाकी के सभी आते हैं। ऑल दीज आर ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्तीय की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिव रमन की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है किस नाम से? कैफ्री स्मार्ट रिपोर्ट से, या फिर एग्री रूड रिपोर्ट से, कैफ्री कार्ड रिपोर्ट से, या फिर रूड कॉप रिपोर्ट से? तो किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। बी इसका विकल्प बिल्कुल सही है, कैफ्री कार्ड रिपोर्ट से इसको जाना जाता है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं इसलिए बी नीचे लिखा हुआ है, तो कैफ्री कार्ड रिपोर्ट से इसको जाना जाता है, जो कि कृषि एवं ग्रामीण विकास की जो संस्थागत वित्तीय व्यवस्था होती है उसकी समीक्षा के लिए जो शिव रमन की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसका जो प्रतिवेदन है वो कैफ्री कार्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 10वां, स्वाधार योजना है क्या है? अद्वितीय पहचान, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, या पुरुषों हेतु स्वरोजगार, या फिर कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए जो योजना बनाई गई है वो है, या फिर वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह व्यवस्था? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी वाला। ठीक है ना, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए बनाई गई योजना को स्वाधार योजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जो एरिया है वो कौन सा नहीं है ये बताना है। अगस्त्यमलय, पचमढ़ी, नीलगिरी, या फिर नल्ला मले? तो इसका सही आंसर कौन सा है जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित नहीं है? तो वो है नल्ला मले। ठीक है ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र नहीं, यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं है। बाकी के ये तीनों क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, रिजर्व एरिया, ये डिक्लेयर्ड है तीनों। ठीक है, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में
20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए, तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? हरिद्वार और कानपुर के मध्य, कानपुर और इलाहाबाद के मध्य, या इलाहाबाद पटना के मध्य, या फिर पटना और उल्लुवेरिया के मध्य में। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में। यहाँ पर गंगा में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डिमांड। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डिमांड, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये वो चीज होती है जो कि पानी के अंदर में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको डिसॉल्व करने के काम में आता है, डिसॉल्व होता है। तो ये सबसे अधिक मात्रा में गंगा में कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। इसका फुल फॉर्म भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डिमांड बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आ गया, नीचे किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में निवासियों को पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? जीव विभव, वहन क्षमता, जनन क्षमता, या फिर सहन
क्षमता। तो इसका सही उत्तर है वहन क्षमता। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वहन क्षमता कहलाती है जो कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में निवासियों को पोषित कर सकने वाली अधिकतम संभव संख्या को कहते हैं, जिसको कि वहन क्षमता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में LIC बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब इसको स्टेब्लिश किया गया था? सितंबर 1956, नवंबर 1957, जनवरी 1958 या फिर मार्च 1959? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो सितंबर 1956 में LIC की स्थापना की गई थी, LIC को स्टैब्लिश किया गया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, 2012 में DA14 क्या है? ये DA14 जो था वो क्या है? ये 2012 DA14 यह एक उल्कापिंड जिसको रूस के चेल्याबिस्क शहर पर फरवरी में गहर बर्फ पाया था, या फिर सौर मंडल के से बाहर खोया गया एक ग्रह है, या फिर एक ऐसा उपग्रह जिसके द्वारा क्षुब्ध ग्रहों का अध्ययन किया जा सकेगा, या फिर एक क्षुब्ध ग्रह जो कि 15 फरवरी 2013 को पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक से गुजरा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है, यानी कि एक ये क्षुब्ध ग्रह है, ठीक है ना, एक एस्ट्रॉयड है जो कि 15 फरवरी 2013 को पृथ्वी के नजदीक से गुजरा था। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? CC पार्क, EP ओडम, S पॉलिस्की या फिर तकाशी हिरोज? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। तकाजी हिरोज इसके राइटर हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, दक्षिण भारत का त्योहार जो ओणम है वो किसके संबंधित है? राम की रावण की विजय पर, या फिर दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, शिव शक्ति से, या फिर महाबली से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महाबली। ये महाबली से संबंध रखता है ओणम। और ये त्योहार कहाँ का है? ये केरल का है, ये जरूर याद रखिएगा, केरला। ठीक है, वहां का ये बहुत ही पॉपुलर त्योहार है जो कि कब मनाया जाता है? ये जो त्योहार है ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, उससे एक दिन पहले ओणम त्योहार केरल का पॉपुलर त्योहार है जो कि 13 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत की पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अस्त्र, अग्नि 2, आकाश या फिर पृथ्वी 3? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अग्नि 2। ये भारत की पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, चीन की जो सरकारी रिपोर्ट होती है वो कौन सी होती है? व्हाइट पेपर, व्हाइट बुक, ग्रे बुक या फिर ग्रीन बुक? किस नाम से इसको जाना जाता है? जो सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उसको व्हाइट बुक के नाम से जाना जाता है। इसमें पूरी सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किन स्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कार्य करता है? पहला, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, या फिर किसी विधेयक को राष्ट्रपति की संस्तुति हेतु आरक्षित करने की स्थिति में, या फिर विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में, या फिर ऊपर दिए हुए सारे विकल्प सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि ऊपर दिए गए जितने भी विकल्प दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि राज्य में जो संवैधानिक तंत्र में अगर कोई विफलता होती है उस स्थिति में वो अपने विवेक के आधार पर कार्य करता है। साथ ही साथ में किसी विधेयक को राष्ट्रपति की संस्तुति हेतु आरक्षण की स्थिति में भी वो ये कार्य करता है। साथ ही साथ में किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसे करे, इसके संबंध में भी वो अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। तो यानी कि ऊपर के सारे विकल्प सही हैं, ऑल दीज आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पेरी, मैगलेन, वास्को डिगामा या फिर एडम सैन? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है एमडे सैन। ये एमंड सैन लिखा हुआ है, एमंड सैन ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला
पहला व्यक्ति था। ठीक है, और सबसे पहले भारत की खोज किसने की थी? वो की थी वास्को ड गामा ने। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना कब की गई थी? 1835, 1939, 1965 या 1971 में? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1939 में इस रिजर्व पुलिस फोर्स की शुरुआत की गई थी, और इस समय इसका नाम ब्रिटिश शासनकाल में दूसरे नाम से इसको जाना जाता था, जिसको बोलते थे रॉयल। ठीक है ना, वो रॉयल जितने भी जो अधिकारी होते थे उनकी सुरक्षा में इस बल की नियुक्ति होती थी, तो इसका नाम उस समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नहीं था। ठीक है, अगला आ गया, भारत के विश्वनाथन आनंद कितनी बार शतरंज के चैंपियन रह चुके हैं? 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 6 बार? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, लगातार ये 5 बार शतरंज के चैंपियन रह चुके हैं पूरे विश्व में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 2017 में होने वाले फीफा अंडर 17 फुटबॉल की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? चिली, ब्राजील, यूएई या फिर भारत? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी और ये भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप या फिर मोड? तो कंप्यूटर का जो पद है वो कौन सा नहीं है? तो वो है एनालॉग। ठीक है ना, एनालॉग एक कंप्यूटर होता है, ना कि उसका कोई सिंटैक्स होता है। बाइनरी कोड होता है, कंप्यूटर में चिप होती है, लेकिन और मोड भी होता है कंप्यूटर का। ठीक है ना, तो एनालॉग इज नॉट अ मोड। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम कम होता है? यानी कि उसको एक्सेस करने के लिए जो टाइम इंटरवल होता है वो सबसे कम होता है, किस मेमोरी का होता है? रैम का, रोम का, कैश मेमोरी का या फिर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का? तो इसका सही आंसर है कैश मेमोरी। जो कंप्यूटर की कैश मेमोरी होती है वो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए ही वहां पर डेटा स्टोर करती है, देन उसके बाद में उसको सीधे के सीधे रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम में जाके स्टोर कर देती है। ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइन पर, डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर या फिर ये सभी? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है डिस्क स्पेस पर। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो डिस्क की स्पेस होती है उस पर डिपेंड करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। तो ये थे टोटल 27 क्वेश्चंस जो कि एमपीपीएससी जीके के फर्स्ट पेपर पर आधारित मैंने ये तैयार किए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ में आपको वीडियो को लाइक बटन का भी साथ में प्रेस करते जाएं और वीडियो को से अधिक इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देख पाएं। लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें। मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप देख पाएंगे। ध्यान रहे ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, एक भी मिस नहीं होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत आएगी, इसलिए ध्यान रहे आपको ऑल का ही रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। चलिए, तो ये थे मेरे पूरे क्वेश्चंस। इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा जो कि मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी के अगले 25 क्वेश्चंस होंगे। तो लगातार मेरी सीरीज के साथ में आप जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।